हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की पार्ट 2 वीडियो के बारे में, यानी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो कौन से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज। हम इसके अंदर देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री के ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने हैं। किस किस के अंदर बताने हैं? Na2 पॉजिटिव के अंदर बताने हैं, NO3 माइनस के अंदर बनाने हैं और NH4 पॉजिटिव के अंदर बताने हैं। यानी तीनों के अंदर अपने को हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सबसे पहले NO2 पॉजिटिव के अंदर बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने किसी पर्टिकुलर एटम के होंगे जिसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, प्लस एम माइनस सी। एम क्या होगा? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सी क्या होगा? चार्ज उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर। ठीक है बेटा, चलिए जैसे NO2 पॉजिटिव है तो इसके लिए स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन की? 5। प्लस क्या ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है। नहीं है तो 0। चार्ज कुछ है? हाँ, +1 चार्ज है। आगे सोल्व करोगे तो हाफ इंटू 5 माइनस प्लस -1 यानी 4/2, यानी क्या आ गया? 2 आ गया। यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp मतलब कैसी हो जाएगी? ये लीनियर हो जाएगी। वो तो चलो शेप की बात हो गई, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पर? sp हो गई। क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड मॉलिक्यूल देखते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है? NO3 माइनस। इसमें स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? हाफ V प्लस एम माइनस सी। हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की? 5। मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं है। चार्ज क्या है? -1। हाफ 5 माइनस माइनस प्लस तो 1। 6/2 कितना आ गया? 3। यदि 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो जाएगी। ये स्टेरिक नंबर 3 आ जाता है। क्लियर है। चलिए NH4 पॉजिटिव के लिए निकालते हैं। NH4 पॉजिटिव में स्टेरिक नंबर निकालोगे तो हाफ V कितना है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में? 5 ही हैं। मोनोवैलेंट एटम क्या है? हाँ है। हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम होता है, यानी एक बॉन्ड बना सकता है। तो काउंट करेंगे, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। माइनस चार्ज कितना है? +1, तो +1 चार्ज हो गया। तो हाफ 5 + 4 प्लस माइनस माइनस का 1 तो कितना आ गया? 8/2 यानी 4। तो यदि स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। तो इसके लिए sp2 sp3, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन एमसीक्यू की तरफ से नहीं देता है तो जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना और बता देना कि इसके अंदर sp होती है, इसके अंदर sp2 होती है, इसके अंदर sp3 हो जाती है। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? कैसी होती है ज्योमेट्री इसके कॉरस्पॉन्डिंग? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। यानी इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री होगी। इसके अंदर कौन सा एंगल पाया जाता है? 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया? बी। क्या आंसर हो गया? बी आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। चलिए, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं, आपको इनकी शेप बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हम शेप बताते हैं, सीधी सी बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या है? BCl3। स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन की? 3। क्लोरीन क्या है? एक मोनोवैलेंट एटम है जी हाँ, मोनोवैलेंट एटम है। कितने हैं? 3, तो 3। चार्ज 0, तो इसका मतलब क्या आ गया? 6/2। 6/2 यानी 3। यदि स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर बनाओ, यानी कुछ ऐसा दिखेगा ये।
और देखोगे शेप, तो शेप भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, CH4। क्या है, CH4 मॉलिक्यूल। चलो CH4 के लिए क्या निकालेंगे, सेम स्टेरिक नंबर निकालेंगे। हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की 4। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4। चार्ज कुछ है नहीं तो 0। 8/2 यानी क्या आ गया, 4। यदि स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 होगी तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और पिक्चर जब बनाओगे यानी इसकी शेप बनाओगे तो कैसी दिखेगी, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और दिखता ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, CO2। CO2 जब बनाओगे तो ऐसे आएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, sp क्या हो जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो क्या होगा, लीनियर होगा इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों। क्लियर है। आगे अगला आता है NH3। NH3 में स्टेरिक नंबर निकालो, हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है जी हाँ, +3। चार्ज कुछ है नहीं तो 0। 8/2 क्या आ गया, 4। यदि स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। sp3 हो जाएगी तो बना दो, एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो ये क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई इसकी। ज्योमेट्री को क्या नाम दूंगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और शेप की बात करूंगा तो कैसी हो जाएगी, शेप कैसे निकालते हैं, लोन पेयर के ऊपर हाथ रख लो, जैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल वैसी उसकी शेप हो जाएगी। कैसा दिख रहा है, पिरामिडल। शेप क्या हो गई, पिरामिडल। क्या हो गई शेप, पिरामिडल हो गई। क्लियर है। तो BCl3 कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर। CH4 कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, sp3। लीनियर शेप हो गई CO2 की इस तरीके से। और ज्योमेट्री क्या हो गई, NH3 की पिरामिडल हो गई। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है हाइब्रिडेशन निकालकर शेप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग स्पीसीज इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन कॉलम 2। यानी यहाँ पर कुछ आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, दूसरे में आपको हाइब्रिडाइजेशन दिए, तो आपको किस मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके साथ उसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए SF4 मॉलिक्यूल है, तो स्टेरिक नंबर निकालो यहाँ पे, हाफ V + M - C। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर की 6। क्लोरीन क्या है, एक मोनोवैलेंट एटम है तो +4। चार्ज कुछ है नहीं तो क्या आ गया, 10/2। 10/2 यानी 5। स्टेरिक नंबर 5 आने का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। अगला मॉलिक्यूल क्या है, IF5। इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे तो हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 5। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है यानी एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो सकता है। चार्ज कुछ है नहीं तो 0। 12/2 यानी 6। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d2 हो गई। क्या हो गई, sp3d2 हो गई। यानी एक इसके साथ मिलेगा जो मिलाना भी चाहे तो sp3d के साथ। sp3d का है यहाँ पर, तो ये 3 के साथ मिल गया। BIF5 क्या आया है, अभी निकाला है हमने, sp3d2। यानी किसके साथ मिल जाएगा, एक के साथ। और C और D का भी बता देते हैं बस अब जस्ट। चलिए NO2 पॉजिटिव है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे हाइब्रिडेशन के लिए, हाफ। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है, जी नहीं है। नहीं है तो +0 माइनस। चार्ज कुछ है, हाँ +1 है तो +1 चार्ज लगा दिया तो क्या आया, 4/2 यानी 2। 2 आया तो हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन में sp के साथ मिला दो, यानी क्या हो गया इसका 5। चलिए NH4 पॉजिटिव का बताते हैं। NH4 पॉजिटिव में स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ V + M - C। हाफ V कितने होते हैं, 5। यानी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, किसके, नाइट्रोजन के, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है, जी हाँ है, तो 4 माइनस +1 तो क्या हो गया, 5 + 4 9 -1 8। 8/2 क्या आ गया, 4। यदि 4 आ गए तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3। क्या हो गई, sp3। यदि sp3 हो जाएगी तो sp3 कहाँ है, यहाँ है, तो आ गया आंसर 3 1 5 4। यानी SF4 क्या हो गया, sp3d हो गया, IF5 sp3d2 हो गया, NO2 पॉजिटिव sp हो गया और NH4 पॉजिटिव sp3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 1 5 4। 3 1 5 4।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैच द स्पीसीज इन कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री। अब क्या हमने हाइब्रिडेशन निकाली थी खाली, अब हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी शेप के साथ उसको मिला देना है। तो कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडेशन ही निकालेंगे सबसे पहले इसमें भी। तो सबसे पहला है H3O पॉजिटिव, स्टेरिक नंबर निकालो हाफ, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, हाँ है, तो प्लस के 3, चार्ज क्या है प्लस के 1 है, तो क्या हो जाएगा हाफ, 6 + 3 9 -1 8, तो कितना आ गया 4। यदि स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3 हो गई। sp3 हाइब्रिडेशन कैसी हो जाएगी, तो फिर कैसी ज्योमेट्री बनेगी इसकी, कुछ ऐसी बनेगी। क्या बनेगी? ऐसी बनेगी। जब इसे बना दिया हमने तो उसके बाद क्या हो गया, ये एक तरीके से पिरामिडल जैसा हो गया, जैसे अमोनिया की बनती है ना उस तरीके से हो गई, पिरामिडल हो गई। क्या हो गई? पिरामिडल। तो इसका आंसर क्या हो गया? पिरामिडल। तो एक इसके साथ चला गया 5 के साथ। ठीक है, बी पे चलते हैं। बी क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है? sp हो गई, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? लीनियर। यानी ये क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। लीनियर हो जाता है पहले के साथ चला गया, तो बी चला गया फर्स्ट के साथ। अगला क्या है? ClO2 माइनस। ClO2 माइनस, स्टेरिक नंबर क्या होता है? हाफ। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। मोनोवैलेंट एटम ऑक्सीजन होता है? नहीं होता है, तो 0। माइनस, चार्ज क्या है? -1, तो क्या आ गया 8/2 यानी 4। यदि स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगी, तो बना दो। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। कैसे दिख रही है? ऊपर हाथ रखोगे तो एंगुलर, एंगुलर होगी, तो सी का आंसर किसके साथ मिल गया? 2 के साथ। क्लियर है? और लास्ट में NH4 पॉजिटिव है तो इसकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल हो जाती है, तो डी क्या हो गया? 3। तो 5 1 2 3, 5 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हाइब्रिडेशन निकालो, शेप बताओ और आंसर मारो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इसके अंदर भी देखो शेप दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन कौन कौन सी होती है ये बताना। लीनियर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है? sp। ट्राइगोनल की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है? sp2। टेट्राहेड्रल की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है? sp3। तो ए किसके साथ चला गया? 3 के साथ। बी किसके साथ? 1 के साथ। सी किसके साथ? 3 के साथ, 2 के साथ। तो 3 1 2 आंसर हो गया। 3 1 2 आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर आप सब कुछ बता सकते हो। और आगे देखोगे तो स्ट्रक्चर हर मॉलिक्यूल की बनानी पड़ेगी, तो स्टेरिक नंबर निकालना और हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना ही चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन के बाद रीजन दे रखा है, ठीक ठीक। थ्रू द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ NH3 NH2 molecules are sp2 hybridized। NH3 में नाइट्रोजन और H2O में ऑक्सीजन, दोनों के दोनों कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फिर भी जो NHN का बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ HOH। ये बात भी सही है, यानी NH3 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है यहाँ पर? 107 डिग्री। लेकिन पानी के अंदर ऐसे बनती है और बॉन्ड एंगल यहां पर क्या हो जाता है? 104 डिग्री के अराउंड। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। ये स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। आगे रीजन में क्या दे रखा है? दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर। बिल्कुल सही, इसके पास 2 लोन पेयर है, यानी ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा, इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड के साथ भी ज्यादा रिपल्शन करेंगे। अब बॉन्ड के साथ ज्यादा रिपल्शन करेंगे, मान ली ऐसे है, क्या है? ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, तो दोनों धक्का मारेंगे तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ऐसे दब जाएंगे तो इनके बीच का एंगल घट जाएगा, इस वजह से H2 का एंगल कम हो जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो होते ही हैं साथ के साथ, लेकिन उसके पास वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं, जिसके कारण ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो ये जो है बॉन्ड एंगल ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 एंड SF6। द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल इन PCl5 whereas in SF6 both axial bond and equatorial bonds are having same bond length। देखो PCl5 जो है उसके अंदर यदि तुम स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ
वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस की, पांचों के पांचों किसके साथ बन गए बॉन्ड, मोनोवैलेंट एटम के साथ, तो +5, चार्ज कुछ है नहीं तो 10/2 क्या आ गया 5। यदि स्टेरिक नंबर 5 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3d, sp3d हो गए तो कैसा बनेगा tbp, यानी ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, यानी p एक Cl दूसरा Cl, इस तरीके से ये तीनों Cl एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन इनके बीच में 120। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल यदि बढ़ता है, यदि बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक प्लेन में आ गए, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड, यानी जो ये लंबे वाले बॉन्ड होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सियल, और नीचे वाले होते हैं इक्वेटोरियल। तो बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल वालों की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल के। लेकिन जो SF6 है उसके अंदर स्टेरिक नंबर निकालोगे तो हाफ, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो 6 एटम हो गए मोनोवैलेंट के, प्लस के 6, चार्ज कुछ नहीं है तो 0, 12/6, 12/2 सॉरी 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d2 आ गई। sp3d2 आ गई तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में जितने भी ये बॉन्ड एंगल हैं सबके सब 90 डिग्री पे हैं ये, ठीक है, यानी सबके सब एक जैसे हैं। अब सबके सब एक जैसे हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, सेम है तो ना ही कोई एक्सियल होगा ना ही कोई इक्वेटोरियल होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम में आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब ये पिक्चर बनाकर एक बार हाइब्रिडेशन ऐसे दिखाकर कर सकते हो कि PCl5 में फॉस्फोरस में sp3d हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल है जिसके अंदर 5 इस तरीके से होंगे, 3 के बीच में 120 का एंगल बन रहा होगा, इसके बीच में 120 का एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है ये लंबे हो जाएंगे और जो ये नीचे वाले 3 प्लेन में है ये छोटे हो जाएंगे एज कंपेयर टू बाकी के 2 बॉन्ड से। लेकिन इसके अंदर परफेक्ट ज्योमेट्री बनती है जो कि मैंने अभी बनाई है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे के सारे सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर विद द 4d हाइड्रोजन एटम एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर प्लेनर एट C एट इट्स सेंटर। जैसे कार्बन है ये हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये ज्योमेट्री ऐसी बना रहा है, कैसी टेट्राहेड्रल, क्या बना रहा है टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन कार्बन ये भी तो बना सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि ये ऐसे भी तो बना सकता है, पर ऐसे क्यों नहीं बनाता, यानी स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता, ये क्यों नहीं बनाता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर d ऑर्बिटल चाहिएगा जो उसे प्लेन में रख सके, यानी हाइब्रिडेशन उसके अंदर dsp2 होनी चाहिए। लेकिन कार्बन के पास क्या d ऑर्बिटल होता है, नहीं, क्योंकि 2d तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, यानी 2d ऑर्बिटल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो कैसे बना लेगा हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर देखो 90 डिग्री बनेगा इनके बीच में एंगल। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन के अंदर स्क्वायर बन रहा है, ऐसे स्क्वायर बन रहा है मान लो, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल हो रहा है दो एटम के बीच का, यहाँ का 109 डिग्री 28 मिनट हो रहा है। तो खुद बताओ यदि बॉन्ड एंगल बड़ा होगा तो इसका मतलब जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इन दो बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किससे एक दूसरे से दूर होंगे, दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल खुश रहेगा, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होने के कारण ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ना कि स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये इसका दूसरा रीजन है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन हो रही है, AlCl3 है, Cl- के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AlCl4- बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम की कैसे बदल जाएगी इसके अंदर। तो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाफ V प्लस M-C। एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। क्लोरीन के साथ जुड़ा है, क्या क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, जी बिल्कुल है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो +3। कोई चार्ज है नहीं है तो 0।
तो 6/2 क्या आ गया 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2 हो गई। क्या हो गई sp2। लेकिन यहां पर निकालो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर क्या होगा हाफ v प्लस m माइनस सी। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम 4 हो गए, चार्ज क्या हो गया -1 हो गया, तो क्या हो गया ओवरऑल 8 हो गया। तो काटोगे तो 4 आएगा, यानी 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये रिएक्शन हुई है तो AlCl3 से जब AlCl4 माइनस बना है तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 हो गई। यानी पहले इसकी स्ट्रक्चर AlCl की कुछ ऐसे होगी, यानी ऐसा होगा, लेकिन बाद में कैसी हो जाएगी इस तरीके से, क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी उसकी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि कोई स्ट्रक्चर बनाने को भी कहता कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगी, तो हम हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में क्या कोई बदलाव होगा जब ये रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन हो रही है, BF3NH3 के साथ कंबाइन हो रहा है और यहां पर क्या बन रहा है BF3NH3, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है बेटा इसमें। ठीक है, क्या होता क्या है कि इसके जो लो लोन पेयर है ना वो इसे डिपॉजिट कर देता है। यदि इसे दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, एक तरीके से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस तरीके से। यहां पर ये खाली है N, इसके पास क्या है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसके अंदर डोनेट कर देगा। तो इसी तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, इसने दिया है इसलिए इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, इसने लिया है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या क्या है इनकी। यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp2, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होती है। भाई अमोनिया की sp3 होती है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, इसकी sp2 होती है, ट्राइगोनल प्लेनर है। यहां पर निकालते हैं स्टेरिक नंबर, इसके लिए निकालते हैं बोरॉन के लिए हाफ। बोरॉन जो है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 3 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम क्या होंगे यहाँ पे, जो सिंगल बॉन्ड बनाए उसे मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। तो 3 और 1 4, ये बॉन्ड भी क्या है मोनोवैलेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे भाई देखो C और Cl जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड जुड़ रहा है, यहां पर भी तो एक ही बॉन्ड जुड़ रहा है ये, तो ये मोनोवैलेंट एटम में काउंट हो सकता है। इसलिए 3 + 4, चार्ज कैसा है माइनस, तो माइनस के 1 हाफ, 3 + 4 + 1 यानी 8/2, यानी क्या आ गया 4। यदि स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3। इसकी निकालो, इसके अंदर स्टेरिक नंबर क्या होगा हाफ। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन की, मोनोवैलेंट एटम 3 ये हैं, इसी तरीके से यहां पर भी एक होगा तो 4। ठीक है, चार्ज क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, तो क्या हो गया हाफ। 5 + 4 9 - 1 8/2, क्या आ गया हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बोरॉन जो है sp2 से sp3 हो गया। क्या कह सकते हैं कि बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से चेंजेस टू sp3 और नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रिमेन sp3, यानी sp3 रिमेन्स, यानी sp3 ही रहेगी। यहां पर भी sp3 नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी sp3 होगी, लेकिन बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp2 है, यहां पर sp3 हो जाती है। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन C2H4 C2H2। देखो C2H4 है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन कैसे बनाते हो, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी एक हाइड्रोजन से यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से यहां पर जुड़ गया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, 2 इसने बना लिए, तो डबल बॉन्ड यदि मैं बीच में लगा दूं तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर sp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई,
इसका मतलब क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने का, कि इसके पास एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया। मतलब देखो कार्बन है, कार्बन है, इसके sp2 बनाए, यानी एक s और 3 p कंबाइन करे हैं, यानी एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास, और एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, यानी एक s और 2 p ने मिलके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं इस कार्बन के, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन पाया। कौन? जिस p ने हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लिया। तो ये हो गया, दूसरी कार्बन पे भी यही सेम पिक्चर होगी। तो ये होगा इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये कार्बन है, पहला ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ठीक है। ये क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ गए हाइड्रोजन के साथ, यहां पर भी जुड़ गए, यहां पर भी जुड़ गए। तो अब मुझे बता दो ये ऑर्बिटल क्या है? sp2। ये क्या है? sp2। ये कैसा है? sp2। और हाइड्रोजन तो किससे बॉन्ड बनाता है? s से। ये कैसा है? sp2। ये कैसा है? s। यहां पर बात करेंगे तो ये कैसा है? sp2। ये कैसा है? s। ये कैसा है? sp2। ये कैसा है? s। यानी ये ओवरलैपिंग हो गई इनके बीच में, यानी s sp2 ओवरलैपिंग से क्या बना? कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना। दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बना? s sp2 ओवरलैपिंग से। और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना है? sp2 sp2 ओवरलैपिंग से। तो एक एक जो p ऑर्बिटल बने वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। क्या होंगे? परपेंडिकुलर, इस तरीके से। और ये क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये भी क्या है? सिग्मा, ये भी क्या है? सिग्मा, ये भी क्या है? सिग्मा, और ये भी क्या है? सिग्मा। क्लियर है? तो ये इसका पिक्चर हो गया जो सारी हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड करके बनाया जाएगा। किसके लिए? C2H4 के लिए। किसके लिए बेटा? C2H4 के लिए। अब हमें किसके लिए बनाना है? C2H2 के लिए बनाना है। चलो उसके लिए भी बनाते हैं। C2H2 की नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कार्बन एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ गया, दूसरा कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो बीच में 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कि इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। क्या है? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और अनहाइब्रिड कितने हो गए? 2 p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए इसके पास, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब इसका डायग्राम बनाएंगे। तो कार्बन कार्बन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसके पास। तो एक sp ये हो गया, एक sp ये हो गया, एक sp ये हो गया इसका, एक sp ये हो गया, यानी एक कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp, ये sp, ये sp और ये भी sp। क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बना दो हाइड्रोजन के साथ। ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। इसका कैसा है? s। इसका कैसा है? s। अब इसके पास 2 p बचे हैं, 2 p बचे हैं। एक p ऐसे हो गया मान लो ऊपर। अब जो दूसरा p होगा वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों के तीनों जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं। यदि एक p ऐसे हो गया, ये जो पिंक वाला है, तो दूसरा p कैसा होना चाहिए? ऐसा, यानी लेटा हुआ। तो लेटा हुआ बना दो। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड। और जो दूसरे वाले थे ये आपस में ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्या हो जाएगा? एक पाई बॉन्ड वहां से बन गया, एक पाई बॉन्ड यहां से बन गया, और जो बाकी है ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा। तो ये कैसा है? सिग्मा। ये कैसा है? सिग्मा। पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा पाई। इस तरीके से बनता है एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन करते हैं ये, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आपको आने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कोई। दोनों के आने चाहिए, C2H4 के और C2H2 के। क्लियर है बेटा? चलिए,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो उसको भाई जाकर जरूर देखो, ताकि आपको डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब चीजें समझ में आ सके। क्योंकि ये चैप्टर के अंदर यदि आपको समझ में आती है तो आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। क्लियर बेटा? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।